तो साथियों, कैसे आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जाम्पल कलम से क्रांति। तो कल हमने बच्चा बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था। एवं बताइए, कल की क्लास आपने रिवाइज करी होगी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? एक दो बच्चों के सवाल थे, आप ज्योग्राफी में साइंस क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं एक बात कहूंगा कि बच्चा या तो आप खुद पढ़ लो या हमें पढ़ा लेने दो। आपको बच्चा पता क्या है ये बताओ। दुनिया में कुछ पता है आपको कि क्या होती है किताबें, क्या क्या पढ़ाई होती है? कुछ करिए कभी जिंदगी में ढंग से। अरे ज्योग्राफी से ही सब कुछ निकला है। आप कंटेंट पढ़ रहे हो, बेस पढ़ रहे हो। ज्योग्राफी में ये सब, अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री ये साथ तैयार हो रही है, कनेक्शन है आपस में। ये कब सीखोगे? कब इस बुद्धि में थोड़ी बहुत कोई सिखा रहा उसे तो सीख लो। कमेंट्स मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पर। कल हमने 3-4 चीजों के बारे में बात की। कल हमने हीट अर्थात ऊर्जा का ट्रांसफर, ऊष्मा का ट्रांसफर कह लें या सिंपल ऊर्जा का ट्रांसफर कह लें, एनर्जी का ट्रांसफर कह लें, कैसे होता है इसके बारे में चर्चा की। ऊष्मा का ट्रांसफर में हमने जिसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे रेडिएशन अथवा विकिरण कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। जो विकिरण होता है, जो सूर्य की रोशनी होती है, जो सनलाइट होती है, उस विकिरण को ईएम विकिरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण कहते हैं। हमने कहा कि वो 7 प्रकार का एक विकिरण है। मतलब उस ईएम विकिरण के अंदर 7 प्रकार का विकिरण या 7 प्रकार की किरणें पाई जाती हैं, जिन्हें हमने स्पेक्ट्रम कह दिया। क्या कह दिया? स्पेक्ट्रम। हमने कहा कि भाई उसी के छोटे हिस्से में हमें जो दिखाई देता है वो दृश्य प्रकाश भी है, उसके नीचे भी बहुत कुछ है, उसके भी ऊपर भी बहुत कुछ है। फिर हमने उन 7 के 7 प्रकार के बारे में क्या की? थोड़ी थोड़ी चर्चा की। और हमने कहा कि उस बंडल में से हमने उन 7 को अलग अलग किस आधार पर किया? उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर। उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के आधार पर की अलग अलग आवृत्ति, अलग अलग तरंग दैर्घ्य, अलग अलग आवृत्ति, अलग अलग तरंग दैर्घ्य। साथ में हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटोन की वेव, फोटोन की एक वेव होती है, तरंग होती है। तो उसी तरंग के रूप में ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। फिर हमने तरंग क्या होती है इसके बारे में बात की कि भाई डिस्टरबेंस, तरंग की कुछ विशेषताएं देखी, जिनके आधार पर हम इन 7 के 7 प्रकार के विकिरण को एक दूसरे से अलग कर सके। 7 के 7 प्रकार के विकिरण को एक दूसरे से अलग कर सके। और हमने ये भी जाना, हमने साथ में ये भी जाना कि एक फोटोन के अंदर जो ऊर्जा होती है वो E = hv, जहां पर h का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एक प्लांक नाम के साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लांक, उन्हीं ने इसकी वैल्यू निर्धारित की थी। इसको प्लांक नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक। और इसकी वैल्यू होती है बच्चा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 के मीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये प्लांक नियतांक की क्या होती है? वैल्यू होती है। 6.626 भी कह सकते हो, इंटू 10⁻34 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या होती है? प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, नोट कीजिएगा। अब आगे आ जाते हैं। हमने कहा कि भाई वो जो विकिरण है हमारे पास, हमने उसको अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ हमने उसको सेट कर दिया। जो ऊपर वाले होते हैं इनके अंदर अधिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? हाई एनर्जी। ये आयोनाइज कर देते हैं। अगर किसी गैस के ऊपर इनको छोड़ा जाए तो उस गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन आदि को निकाल के आयोनाइज कर देते हैं, उसे आयंस में बदल देते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है
उच्च ऊर्जा होती है। क्या होती है? उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी क्यों होती है? हाई एनर्जी इन ऊपर वालों में क्यों होती है? क्योंकि बच्चा इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। क्या होती है? इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। आपसे कोई पूछे कि भाई गामा किरण है, गामा किरणों में या गामा विकिरण जो होता है, इसको रेडिएशन भी कह सकते हो, किरण भी कह सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। गामा विकिरण, गामा किरण, कुछ भी कह सकते हो आप, कि भाई गामा विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो आप कहोगे कि जो गामा विकिरण होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। गामा विकिरण की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, 300 एक्साहर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 300 एक्साहर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 300 एक्साहर्ट्ज होती है, अर्थात 10 की पावर 18। कितनी होती है? 10 की पावर 18। 300 गुणा 10 की पावर 18 हर्ट्ज। कहने का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर आप सोच ही नहीं सकते इतनी किरण निकलती हैं, इतनी वेव निकलती हैं। 300 गुणा 10 की पावर 18 वेव, इतनी ज्यादा तरंगें निकलती हैं। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी 300 गुणा 10 की 18 है और आप इसके अंदर की ऊर्जा निकालोगे तो इस फॉर्मूले से क्या आएगी? 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 300 गुणा 10 की 18। और तब जाके जब आप इसकी ऊर्जा निकालोगे तो इसकी ऊर्जा सबसे हाईएस्ट आएगी, लगभग 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.2 इंटू 10 की पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। तो 1.2 इंटू 10 की पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा रेडिएशन के अंदर ऊर्जा होती है। तो कहने का मतलब हाई ऊर्जा अर्थात उच्च आवृत्ति, और ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटेगी तो ये दोनों क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि फ्रीक्वेंसी घटेगी तो जाहिर सी बात है वेवलेंथ क्या करेगी? बढ़ेगी। तो नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज, या कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जबकि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा। तरंग दैर्घ्य इंक्रीज करेगा। तरंग दैर्घ्य इंक्रीज करेगा या तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा। हमने 7 को किस प्रकार से लगाया? इस आधार पर 7 को किस प्रकार से लगाया? तो सबसे ऊपर जिसकी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे अधिक ऊर्जा होती है, उसे गामा रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा रेडिएशन। हमने इसको सबसे ऊपर लगाया कि भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, तो हमने गामा को कहां लगाया? सबसे ऊपर। उसके नीचे आ जाती है हमारी दोनों की सेम, गामा और एक्सरे, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लगभग सेम होती है, ऊर्जा कम होती है बस थोड़ी सी। ये सेम स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं। कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। तो सेकंड नंबर पर क्या जाता है? एक्सरे, जिसको हमने 2 भाग में बांटा है, एक हार्ड एक्सरे और एक सॉफ्ट एक्सरे। एक हार्ड एक्सरे
और एक बच्चा सॉफ्ट एक्सरे। एक हार्ड एक्सरे और एक क्या हो जाता है, सॉफ्ट एक्सरे। क्या आ जाता है, सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। सेकंड नंबर पर आ जाता है हमारा, सेकंड पर आ जाता है बच्चा एक्सरे के बाद में तीसरे नंबर पर यूवी किरण या पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो इनसे थोड़ी सी कम होती है, एक्सरे से। चौथे नंबर पर आ जाता है हमारी विजिबल लाइट, जिसमें हम लोग देख पाते हैं, जिसे हम दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। याद रखिएगा, एनर्जी घटती जा रही है, फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है, परंतु तरंग धैर्य बढ़ती। पांचवें नंबर पर आ जाता है इंफ्रारेड, जिन्हें हम अवरक्त किरणें बोलते हैं, अवरक्त विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवरक्त विकिरण बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, शॉर्ट नोट्स में मैं आज शेयर कर दूंगा आपके साथ कि छोटे छोटे बच्चे कैसे छोटे छोटे नोट्स अपने समझने के लिए बनाते, फिर पीडीएफ से कैसे पढ़ा जाता है। छठे नंबर पर जो आ जाता है, तो विजिबल लाइट हो गया, अवरक्त विकिरण हो गया। छठे नंबर पर आ जाती है बच्चा आपकी अवरक्त के थोड़े से नीचे, जिन्हें हम लोग माइक्रोवेव कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोवेव। क्या कहते हैं, माइक्रोवेव। अर्थात माइक्रोवेव की जो एनर्जी और वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। और सातवें नंबर पर आ जाता है रेडियो तरंगें। क्या आ जाती हैं, रेडियो वेव। रेडियो तरंगें, रेडियो वेव या रेडियो तरंगें। अब रेडियो तरंगें क्या होती हैं, इनके बारे में समझिए। इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है और ऊर्जा इनके अंदर सबसे कम होती है। जब इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, अर्थात एक तरंग इनकी सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, इसीलिए दूर दूर तक जो संचार टेलीकम्युनिकेशन होता है, अंतरिक्ष में भी दूर दूर तक जो अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, उनसे किसके द्वारा संपर्क रखा जाता है, रेडियो तरंगों के द्वारा, रेडियो विकिरण के द्वारा संपर्क रखा जाता है। अब आपने इनके कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ देखी। इस एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर हमने क्या किया, इनका इस्तेमाल भी हम लोग सोच सकते हैं कि इनका इस्तेमाल किस किस काम आ सकता है। मोटे तौर पर देखें भाई, गामा किरणों के अंदर, गामा विकिरण के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, तो उसका इस्तेमाल कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए कर सकते हैं। कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए कर सकते हैं। जो एक्सरे होती है, इसमें भी एनर्जी होती है, आयोनाइज कर देती है। बॉडी के अंदर के एक्सरे लिए जाते हैं। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों से भी हम कीटाणुओं को मारते हैं, जो हॉस्पिटल आदि में औजार ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। या पानी, पानी के अंदर कीटाणु भी मारते हैं यूवी रेडिएशन का प्रयोग करके। इनके अंदर ऊर्जा होती है बहुत ज्यादा, और नॉर्मल हमारे शरीर पर यदि ये ऊर्जा गिर जाए तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा स्किन कैंसर हो जाता है, हमारा जो डीएनए होगा ये काम नहीं कर पाएगा। अवरक्त किरणें, हमारे शरीर से जो गर्मी निकल रही है, अब मेरे शरीर से गर्मी निकली है और मेरे सामने एक इंफ्रारेड वो लगा दो कैमरा, तो लाल लाल सा मेरा शरीर दिखेगा। आपने ग्लेडिएटर करके एक पिक्चर आई थी, मतलब ग्लेडिएटर नहीं, एक पिक्चर आई थी जिसमें मतलब फॉरेन का वो एलियन आ जाता है, एलियन के मुंह पर वो होता है हेलमेट सा, और उसको दिखता नहीं है, वो सिर्फ हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ता है, पकड़ता है। एक मूवी आई थी। फिर माइक्रोवेव, शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए, शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो वेव। अब मैं आपको इनका कितनी किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी किसकी वेवलेंथ होती है, इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम किस में करेंगे, इसको हम करेंगे बच्चा, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो मेन टॉपिक है असल में
वो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन है। कॉस्मिक माइक्रोवेव, हमें माइक्रोवेव पढ़ना है, माइक्रोवेव के बारे में जानना है, तो माइक्रोवेव होती क्या है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। इसलिए हमने वेव के बारे में पढ़ा, रेडिएशन के बारे में पढ़ा, और फिर कॉस्मिक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है तो आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं सामने वीडियो में, जो अपने पीडीएफ होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे टीचर सामने से पढ़ा रहा हो। सेल्फ स्टडी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे चारों ओर है और कई रूप में पाया जाता है, जैसे पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्सरे, माइक्रोवेव। आगे सूर्य का प्रकाश भी ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का एक रूप है जिसमें कई प्रकार की किरणें पाई जाती हैं, और उसी में से जो दृश्य प्रकाश है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। ये दृश्य प्रकाश है। ये क्या बच्चा, विजिबल लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, लाल की। तो हम लाल देख पाते हैं विबग्योर में। अगर हम विबग्योर देखें VIB कुछ इस प्रकार से, तो यहां से शुरू होता है वायोलेट से, VIBGYOR, यही होता है ना हमारा विबग्योर। भाई यही हमारा विबग्योर होता है ना। वायोलेट, इंडिगो, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ध्यान देना। और ये क्या होता है बच्चा, रेड होता है। ऑरेंज और रेड। अब आप देख रहे हो कि विबग्योर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जबकि वेवलेंथ कम होती है। तो आप ये बात बताइए कि हमने गामा पढ़ा, एक्सरे पढ़ा, यूवी किरण पढ़ा, पहले इनमें से कौन सा रंग आएगा और अंत में कौन सा रंग आएगा। तो आप जान रहे हो कि सर फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है, ऊपर से फ्रीक्वेंसी नीचे घटती जा रही है। तो इसकी सबसे ज्यादा, फिर उसके कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम वायलेट आता है, विबग्योर, और घटती जाती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रंगों में। दृश्य रंगों में इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जबकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यूवी किरण के नजदीक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनके नजदीक कौन सा रंग पाया जाता है। बच्चा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। इंफ्रारेड के करीब में कौन सा पाया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम लेकिन वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो इतने बीच में हमारा दृश्य प्रकाश पाया जाता है। यह भी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा रूप है। क्या है, छोटा सा रूप। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, पहले इनको अलग अलग सोचा जाता था। क्या सोचा जाता था, अलग अलग। लेकिन बाद में 1873 में एक वैज्ञानिक थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने बताया कि भाई ये अलग अलग नहीं होती हैं, ये एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। विद्युत आवेशित कण एक दूसरे के साथ जो चार्ज पार्टिकल होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ये हम कल भी बता रहे थे, तो इसको मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं पर क्योंकि ये हम कल पढ़ चुके हैं। चार मुख्य प्रकार से क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय जो चीजें होती है वो चार प्रकार से संपर्क में आती है कि विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, प्लस माइनस। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और ये जो फोर्स होता है इनके बीच का,
ये इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई दो चार्ज के बीच में, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, ये कितना एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और या यदि ये सेम सेम होते तो कितना एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये उनके बीच में जो दूरी होती है इसके स्क्वायर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्क्वायर पर निर्भर करता है। इसी तरह मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो भी हमेशा पेयर में होते हैं। नॉर्थ साउथ जो चुंबकीय पोल होते हैं, चुंबकीय ध्रुव होते हैं, भाई चुंबक के अंदर भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अगर आप एक चुंबक को काट देते हो बीच में से, तो यदि एक चुंबक थी, इधर नॉर्थ पोल था इधर साउथ पोल, अगर आप इसे बीच से काट दोगे तो यहां पर नॉर्थ है तो यहां पर साउथ विकसित हो जाएगा, यहां पे साउथ है तो यहां पे नॉर्थ। अर्थात ये हमेशा पेयर में रहेंगे। सेम सेम नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाओगे, चुंबक दूर जाएगी, अपोजिट को पास लाओगे, चुंबक चिपक जाएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात है। दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिक चार्ज या अगर कोई वायर है, क्या है, कोई तार है, उसके अंदर से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हो, विद्युत धारा निकाल रहे हो, तो साथ में याद रखिएगा वो चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो विद्युत प्रवाह की दिशा की तरफ होगी, विद्युत प्रवाह की दिशा की तरफ। इसे फिजिक्स में और अच्छे से करेंगे, अभी तो आपको बेस बनाने की बात थी। एक तार में यदि कहीं पर विद्युत प्रवाह होता है तो साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, जैसे मान लो वायर है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो जो करंट की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हमारे उंगलियों के जैसे होगी। जैसे मेरी उंगली घूमी हुई है इस प्रकार से, इस तरफ मान लो करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये एक तार है तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और इसी तरह याद रखिएगा यदि इलेक्ट्रिक करंट गतिमान है, इसी तार में से विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। और आपने आर्मेचर कॉइल में देखी होगी, मोटर आदि में, कि नॉर्थ साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, मैग्नेट घूमती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, जैसे कि जनरेटर या जैसे कि डायनेमो में होता है कि डायनेमो में जब ये घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, चुंबक से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से चुंबकत्व। इसी को कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों साथ। इनके लिए मैक्सवेल ने अपने समीकरण भी बनाए थे जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है। ये कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए 3D डायग्राम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये विद्युत करंट की डायरेक्शन है, विद्युत करंट की क्या है, डायरेक्शन। और ये एक वेवलेंथ है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, छोटी से छोटी की दूरी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक और इधर क्या है, मैग्नेटिक। तो वही मैंने बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, चाहे वो गामा किरण हो, चाहे जिसमें हम देख पाते हैं, चाहे इंफ्रारेड, चाहे माइक्रोवेव, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेवल करते हैं, एक दूसरे के साथ। अब दिख रहा है ये ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर डायरेक्शन, ये वेव की डायरेक्शन है, ये तरंग की दिशा है, तो इसके 90 डिग्री नीचे की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। आप डायरेक्शन बदल दो तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन बदल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ये चुंबकीय क्षेत्र है बच्चा, सिंपल सुन लीजिए, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इसके अंदर दोनों तरीके के क्षेत्र होते हैं,
ये तरंग इस दिशा में जा रही है, ये तरंग की दिशा है। किसकी दिशा है? तरंग की दिशा, डायरेक्शन ऑफ वेव। अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो तरंग की दिशा के इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। डायरेक्शन नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तरंग की नहीं, तरंग तो इसी दिशा में जा रही है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी पोलरिटी बदली, क्योंकि वो तो वाइब्रेट करता रहता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, भाई वाइब्रेट कर रहा है ना, तो फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो विकिरण होता है वो आगे आगे बढ़ता रहता है, आगे आगे बढ़ता रहता है। चलिए, और ये विकिरण बनता कब है? जब एक परमाणु कण, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई फोटोन, एक विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित होता है। ये तो चलिए कोई बात नहीं। फोटोन नामक एक दूसरे से समकोण पर यात्रा करते हैं। फोटोन नामक एक बंडल में समकोण पर यात्रा, और सबसे ज्यादा और ईएम रेडिएशन किसकी गति से यात्रा करती है? प्रकाश की गति से। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये किस बंडल में बंद होता है? फोटोन के बंडल में। फोटोन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है, और इसकी जो गति होती है वो प्रकाश की गति होती है, या स्पीड ऑफ लाइट। ये सब भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं, जो मैंने बोर्ड पे समझाया है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इसके बारे में भी हम लोगों ने क्या किए? कल अच्छे से चर्चा कर लिए। दो लगातार चोटियों के बीच की दूरी मीटर में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तरंगों की वह संख्या जो किसी निश्चित समय में उत्पन्न होती है। इसको भी हम कल पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हमने आवृत्ति क्या होती है, इनके बारे में हमने सब पढ़ लिया। अब आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत। एक सेकंड मैं देख लूं कि क्या आपको दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा। एक सेकंड रुकिएगा। 10⁷ 2 11। चलो एक सेकंड समझिएगा। ये जो मैंने बताया है ये क्या हो जाता है? विजिबल लाइट हो जाती है। ये क्या हो जाती है? विजिबल लाइट, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻16। इतनी कम दूरी तय करती है, जबकि फ्रीक्वेंसी 10⁻24, 10⁻18 इस तरीके से हो जाती है, एक्साहर्ट्ज आदि में चली जाती है। इसके मेरे पास कई सारे वो है, मैं उसमें देखता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हमने बांटा, रेंज हो गई, ये सब हो गई। मैंने अच्छे ना क्या करी है, कुछ फिगर लिए। मैं फिगर को देख लेता हूं, रुक जाना बच्चा। मैंने फिगर्स लिए, उन फिगर्स को देख लेता हूं। एक से रुकिएगा। पराबैंगनी, कुछ मैंने अच्छे फिगर्स नोट किए। इन सभी तरंगों के बारे में चर्चा की है। असल में ये किस काम आती है? गामा किरण हो या और कोई सी किरण हो, तो मैं आपको वो देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे वो मिल जाए। ये एग्जैक्ट है सबसे अच्छा, 10⁻18 हर्ट्ज, यही मुझे चाहिए था। कहां से कहां तक होती है? और कोई वैल्यू नहीं है। वेवलेंथ आ गया इधर 3 फुटबॉल फील्ड के जैसी, और इधर क्या आ जाती है? इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इस पे ध्यान देना। ये कई सारी मैंने फिगर है, आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें आप इनको देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको तो पीडीएफ मिलेगा, वहां आपको सारी की सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास होगा ना ये। मैं तो यहाँ पे एक लिमिटेड वे में दिखा सकता हूं, लेकिन मैंने कई सारे फिगर डाली हैं। इसको देखो, ये है, ये फ्रीक्वेंसी है, दिख रही होगी। एक सेकेंड, फ्रीक्वेंसी है, दिख रही होगी 330। यार कहां चला गया लड़का? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी है,
ये इनकी एनर्जी है, एनर्जी मैंने 7 लिख दी गामा किरणों से। अब देखा गामा किरणों से भाई देखिए, चलिए फिर भी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। वाई का मतलब होता है गामा किरण, एच एक्स का मतलब होता है हार्ड एक्सरे, एस एक्स का मतलब होता है सॉफ्ट एक्सरे। ये एस एक्स, ये एच एक्स, ये ईयूवी, ये नियर अल्ट्रावायलेट, ये हमारा दृश्य प्रकाश, ये नियर इंफ्रारेड, ये मीडियम इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव रीजन आ जाता है। और नीचे क्या आ जाता है आपका माइक्रोवेव रीजन, और नीचे आ जाता है आपका रेडियो वेव रीजन। क्या आ जाता है? रेडियो वेव। तो इनकी फ्रीक्वेंसी अरबों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कितनी होती है। 300 एक्साहर्ट्ज। एक्साहर्ट्ज ये किसकी होती है? गामा किरणों की होती है। जबकि वेवलेंथ 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -12 मीटर। और इसकी जो ऊर्जा होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। किसमें होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जब एक्सरे पर आ जाते हो तो 300 की जगह 30 रह जाता है। जब और नीचे आ जाते हो सॉफ्ट पर तो 3 रह जाता है। अब एक्सा से हटकर हम किस पर पहुंच जाते हैं? किस पर पहुंच जाते हैं? एक्सा से हटकर पेटा पर पहुंच जाते हैं। किस पर पहुंच जाते हैं? पेटा, 10 की पावर 15 पेटा हर्ज पर। यह पेटा हर्ज है, 300 पेटा हर्ज। ये किसकी होती है? सॉफ्ट एक्सरे की। जहां से हमारी यूवी रेस शुरू होती है ये 3 पेटा हर्ज, 10 की पावर -15। और एक्सा का मतलब होता है 10 की पावर -18। इधर आ जाता है आपका नियर अल्ट्रा वायलेट। कहां पर खत्म होती है? 3 पेटा हर्ज पर, 3 पेटा हर्ज पर। उसके बाद में आ जाती है आपकी ये विजिबल लाइट रीजन है। कौन सा रीजन है? विजिबल लाइट रीजन। और ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है इसकी ऊर्जा। और जब ये बिल्कुल कहां तक आ जाती है? हमारे पास तक आ जाती है, इसकी ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है। यहां पर 124, यहां पर 12.4, और हमारे समय पर तो ये 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये हमारा दृश्य प्रकाश है। 300 टेराहर्ट्ज में क्या है? हमारा दृश्य प्रकाश, जिसमें हम लोग देख पाते हैं। जिसमें हम लोग देख पाते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 430 से 750। हमारी जो देखने की होती है वो 430 से 750 टेराहर्ट्ज होती है। क्या होती है बच्चा? टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज होती है। टेरा मतलब 10 की पावर 12। कितनी होती है? 10 की पावर 12 टेराहर्ट्ज। हमारी जो विजिबल रोशनी है 430 से 750 टेराहर्ट्ज। जबकि हमें वेवलेंथ जो मिली हुई है वो मिली हुई है 400 से 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर, लगभग 780 या 760 तक भी चला जाता है। एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, वेरी करती रहती है। फिर आप नीचे जाओगे तो माइक्रोवेव और ये सब कुछ क्या है? ये वो रीजन है जिसमें आपका एफएम चलता है। क्या चलता है? एफएम चलता है। किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई, लेकिन आप ये देख रहे हो कि यहां तक आते आते इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा हो गई। यहां तक आते आते इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा हो गई। रेडियो वेव्स तक आते आते इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो गई, जबकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो गई। वेवलेंथ क्या हो गई? बहुत ज्यादा। तो हम यहां पर इनको इतने डिटेल में वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो माइक्रोवेव से है। किससे? माइक्रोवेव। तो हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे।
ऐसा ही पूरा का पूरा है। इसमें मैंने कई सारी फिगर देके समझाने की कोशिश की है कि यहां पर यह भी पता है कि किसकी वेवलेंथ किसके हिसाब की होती है। यहां पे आपको क्या कर रखा है, मतलब कंपेयर कर रखा है कि जैसे विजिबल लाइट है, दृश्य विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर, एक्सरे पर आ जाओगे तो इनकी वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम के बराबर होती है। जबकि रेडियो वेव पर आ जाओगे तो इनकी जो वेवलेंथ होती है ये 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर होती है कि एक वेव इतना दूरी तय करती है जैसे 3 फुटबॉल फील्ड। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता रखा है। यहां फिर कह रखा है कौन सी की कितनी होती है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है बच्चा कि कौन सी तरंगों के काम क्या है। थोड़ा सा बस ये लास्ट है, इसके बारे में पढ़ने के बाद में हम सीधे CMBR पर आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक था। तो मैं सोच रहा हूं रेडियो वेव से शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं? रेडियो वेव से, कि उनका काम क्या क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी मैंने चीजों को लिखने की कोशिश की है जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख जाए और यहां पर भी दिख जाए। रेडियो वेव, चलिए बच्चा सबसे पहले पढ़ लेते हैं रेडियो वेव के बारे में। किसके बारे में? रेडियो वेव के बारे में। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे ये सबसे नीचे की ओर पाई जाती हैं। रेडियो तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा ग्रुप, ऊपर गामा और सबसे नीचे क्या पाई जाती है? रेडियो तरंगे पाई जाती हैं EM स्पेक्ट्रम की सबसे निचली सीमा पर। 30 बिलियन हर्ट्ज, जिसे आप 30 गीगा हर्ट्ज भी कह सकते हो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 30 गीगा हर्ट्ज होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर, अगर जैसे 300 गीगा हर्ट्ज है तो वेवलेंथ, अगर 300 गीगा हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है तो 1 मिलीमीटर इसकी वेवलेंथ, और यदि 30 गीगा हर्ट्ज है तो इसकी वेवलेंथ 10,000 किलोमीटर भी हो सकती है। अर्थात एक बार में रेडियो तरंग 10,000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकती है। 10,000 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकती है, मतलब इतनी हाई 30 से 300 गीगा हर्ट्ज तक की क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ की वेवलेंथ है। नोट कर लीजिएगा। किस लिए काम आती है? रेडियो तरंगों का उपयोग आवाज, डेटा, मनोरंजन और मीडिया आदि जो होती है इसमें संचार के रूप में किया जाता है। कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, रडार, रेडियो कम्युनिकेशन, रडार, रेडियो कम्युनिकेशन, रडार, रेडियो कम्युनिकेशन। आविष्कार मतलब इनकी खोज किसने की थी? तो लिख लीजिए रेडियो तरंगों की जो खोज की थी, डिस्कवरी, वो जी मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? जी मार्कोनी। इनकी जो खोज की थी वो जी मार्कोनी ने की थी, इसलिए 1909 का इन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला है। जी मार्कोनी ने रेडियो वेव्स की खोज की थी, रेडियो वेव्स की खोज की थी। हालांकि खोज हर्ट्ज ने भी कर दी थी उससे पहले, लेकिन जी मार्कोनी ने रेडियो वेव्स के ट्रांसमीटर, इनको पकड़ने के लिए रिसीवर और ट्रांसमीटर बनाए थे, जैसे रेडियो के खोजकर्ता भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल, ज्यादातर संचार एक जगह से दूसरी जगह अपनी बात पहुंचाने के लिए सैटेलाइट आदि में इसका इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट आदि में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है भैया, चलिए आगे आ जाते हैं। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रेडियो और इंफ्रारेड के बीच में आते हैं। इधर इंफ्रारेड, इधर रेडियो, और बीच में क्या आता है? माइक्रोवेव रीजन आता है।
कौन सा आता है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 हर्ट्ज से लेकर 30 टेराहर्ट्ज तक जाती है। 3 हर्ट्ज से लेकर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 30 हर्ट्ज तक जा सकती है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। और जबकि वेवलेंथ जो होती है वो लगभग 10 मिलीमीटर से लेकर, कितने मिलीमीटर से लेकर? 10 मिलीमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर, अर्थात 100 माइक्रोमीटर से लेकर 10⁻⁻6 से 10 मिलीमीटर तक इसकी वेवलेंथ हो सकती है, जिसकी हम बात करेंगे और जो हमारा मेन टॉपिक है माइक्रोवेव। 3 हर्ट्ज से लेकर 30 ट्रिलियन हर्ट्ज या 30 टेराहर्ट्ज तक की क्या होती है? आवृत्ति। और 10 मिलीमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर की क्या होती है? इसकी वेवलेंथ होती है। क्या होती है? माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ होती है। चलिए आगे आ जाते हैं। इसको हालांकि कई भागों में बांटा रखा है। इनका ज्यादातर जो उपयोग होता है वो हाई बैंडविड्थ संचार, इसका भी कम्युनिकेशन में होता है, रडार में होता है। और जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं उनमें चीजों को गर्म करने के लिए, और औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पर ऊष्मा के स्रोत के रूप में, वहां पर ऊष्मा के स्रोत के रूप में, ऊष्मा के स्रोत के रूप में भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा KU बैंड, S बैंड, जो हमारे आसपास के जो सैटेलाइट होते हैं ना, जो ज्यादा दूर नहीं होते, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भैया। भारत के जगदीश चंद्र बोस जी ने भी इसमें क्या की थी? माइक्रोवेव्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट आदि किए थे। चलिए आगे आ जाते हैं। आपका तीसरा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल। माइक्रोवेव की थी, उसको भी बताओ। माइक्रोवेव की किसने की थी, इसका भी बताता हूं। विलियम हर्शेल, इन्होंने इंफ्रारेड की है। इंफ्रारेड माइक्रोवेव और विजिबल लाइट के बीच में आता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 30 टेराहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक जाती है, और वेवलेंथ 100 माइक्रोमीटर से लेकर 740 नैनोमीटर तक होती है। एक्चुअल में इंफ्रारेड का काम क्या? यह मानव आंखों के लिए अदृश्य होता है, हम इस प्रकाश को नहीं देख पाते, लेकिन अगर इसमें ज्यादा तीव्रता है तो हम ऊष्मा के रूप में महसूस कर लेते हैं। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, एक गर्म सड़क होती है तो उसकी गर्मी हमें महसूस होने लगती है, उसकी गर्मी हमें महसूस होने लगती है। रिमोट कंट्रोल, उसमें भी उपयोग होती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है कि चीजें गर्म हो जाती है, धरती गर्म हो जाती है, और गर्म होकर जिस रूप में अपनी ऊष्मा को छोड़ती है, हीट को छोड़ती है, उसे इंफ्रारेड बोलते हैं। इसी को वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक हरित गृह गैस बोलते हैं या ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। आगे आ जाता है विजिबल लाइट। आगे क्या जाता है? विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट होती है इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में पाई जाती है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 400 से 800 टेराहर्ट्ज, और वेवलेंथ वही 380 से 740 या मैक्सिमम 400 से 700 के बीच में। तो मैंने क्या कहा था, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। 400 टेराहर्ट्ज से 800 टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच में हम लोग देख पाते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। और 740 से 380 नैनोमीटर तक इसमें हम लोग देख पाते हैं 7 कलम की जो हमारा वेव गैपर होता है।
इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है 800 टेराहर्ट्ज, ये वायलेट की होती है। किसकी होती है? वायलेट की। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है ये किसकी होती है? ये वायलेट की होती है। उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट, ये एक्सरे और विजिबल लाइट के बीच में आता है। क्या? पराबैंगनी किरणें। इनकी फ्रीक्वेंसी 8 गुणा 10 की पावर 14 से लेकर 3 गुणा 10 की पावर 16 तक होती है। 3 गुणा 10 की पावर 16, और जबकि 10 की पावर 16 हर्ट्ज तक। और इनकी जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। वेवलेंथ घटती जा रही है। किस काम आती है? ये हमारे लिए तो अदृश्य है, लेकिन फिर भी मेडिकल में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये हमारे लिविंग टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकती है। स्किन कैंसर अगर हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़े, इससे हमें कौन बचाता है? हमारी जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर, वो हमें यूवी रेस से सुरक्षा करती है। यूवी किरणों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। इनकी जो खोज थी वो कार्ल रिटर नाम के व्यक्ति ने की थी। किसने की थी बच्चा? कार्ल रिटर नाम के व्यक्ति ने की थी। अल्ट्रावायलेट की जो खोज है वो जॉन विल्हेम रिटर ने की थी 1801 में। जॉन विल्हेल्म रिटर ने की थी। ये सब मैं एक्चुअल में आपको पढ़ा चुका हूं, बस अब इसे मैं थोड़ा सा किससे पढ़ा रहा हूं? थोड़ा सा पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं। ये मैंने कल भी पढ़ाया आपको, आज भी मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, तो ऐसे मत सोचो कि इसको पढ़ाया नहीं है। ये तो मैं बस उसको आपको पीडीएफ से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में एक बार में चीजें आ जाएं। इसी तरह एक्सरे यूवी के ऊपर और गामा किरणों के बीच में दो तरह के होते हैं, एक हार्ड एक्सरे और एक सॉफ्ट एक्सरे। एक हार्ड एक्सरे, एक सॉफ्ट एक्सरे। रोंटिजन ने इनका आविष्कार किया था 3 गुणा 10 की पावर 16 से 3 गुणा 10 की पावर 18। 3 गुणा 10 की पावर 16 से 3 गुणा 10 की पावर 18। 10 की पावर 16 से 10 की पावर 18 तक क्या होता है? इनकी आवृत्ति होती है। और 10 की पावर -7 इंच से लेके 10 की पावर -8, इसे मैं ठीक कर दूंगा अभी जब आपको फाइनल पीडीएफ मिलेगा। इतनी इनकी वेवलेंथ होती है, अर्थात जो ऊपर चलते जाते हो तो वेवलेंथ बिल्कुल घटती जाती है और पॉइंट में 0.00000 इतने कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये। चलिए, एक्सरे का इलेक्ट्रॉनों को एक्सेलरेट करने के लिए जो एक्सरे होती है, दोनों में एक डिफरेंस है। हार्ड एक्सरे और गामा किरणें ये एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज में पाई जाती हैं। एक्सरे इलेक्ट्रॉन से निकलती हैं। किससे? इलेक्ट्रॉन्स। जो साइक्लोट्रॉन वगैरह होते हैं, जो एक्सरे मशीन होती हैं, उनसे निकलती हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, तब एक्सरे बनते हैं। जबकि गामा किरण जो होती हैं ये परमाणु नाभिक से निकलती हैं। दोनों में अंतर है। जो गामा किरण है वो परमाणु नाभिक से बनती है। किससे बनती है? परमाणु नाभिक। और जो आपकी एक्सरे है ये एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन से बनती है। किससे बनती है? कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करता है या अपनी जगह प्रेरित करता है, तो जो साइक्लोट्रॉन मशीन होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेशन करने के काम आती है। जब आप कभी एक्सेलरेट कराने जाते हो तो वो गोल गोल सी मशीन होती है ना, इस प्रकार से उस गोल गोल में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं और फिर उस बीम को आपकी छाती या जहां का भी एक्सरे कराना होता है उस पर डालते हैं। साइक्लोट्रॉन होते हैं। जबकि गामा किरण ये परमाणु नाभिक द्वारा इनका निर्माण होता है। बस इन दोनों में ये अंतर है। एक्सरे का डब्ल्यू रोंटिजन नाम के वैज्ञानिक ने आविष्कार मतलब खोज की थी। और जो गामा किरण है, गामा किरणों की खोज एक
फ्रेंच के थे पॉल विलार्ड, फ्रेंच के थे पॉल विलार्ड, VILLARD, पॉल विलार्ड साहब ने की थी। किसने की थी? पॉल विलार्ड साहब ने गामा किरणों की खोज की थी, गामा किरणों की खोज की थी। तो 10 की पावर हर से अधिक इनकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। और तरंग दैर्घ्य तो इनका पिकोमीटर में होता है, 10 की पावर -12 में। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए ये काम में आती है। हालांकि अगर अनकंट्रोल्ड अमाउंट में आ जाएं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यदि सावधानी पूर्वक खुराक दी जाए तो कैंसर कोशिकाओं को मारती है, कैंसर सेल को। और यदि अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड आ जाए तो इंसानों को मारती है। कहने का मतलब क्या है? ये बात सुनिए, हम लोगों को जो मेन मतलब था वो रेडिएशन से था कि विकिरण क्या होता है। विकिरण के बाद में हम किसको पढ़ना चाहते थे? हम लोग माइक्रोवेव विकिरण को पढ़ना चाहते थे कि माइक्रोवेव होती क्या है। हमने कहा माइक्रोवेव ये एक तरंग है, तो जाहिर सी बात है इसकी कोई खास फ्रीक्वेंसी रही होगी, कोई खास आवृत्ति रही होगी, और कोई खास इसका तरंग दैर्घ्य रही होगी। क्या रही होगी? तरंग दैर्घ्य। बस ये जो भी हमने पढ़ा है ये तो घटते क्रम में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ये घटती रही और वेवलेंथ ये बढ़ती रही। इसमें बढ़ोतरी हुई और इनमें घटोतरी हुई। इस तरीके से लगाइए। फिर हमने उनको अलग अलग रीजन में बांट दिया, अलग अलग क्षेत्र। हर क्षेत्र की कोई एक शुरुआत की फ्रीक्वेंसी थी, एक एंड की, एक शुरुआत की वेवलेंथ, एक एंड की वेवलेंथ। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को 7 तरंगों में बांटा। अब हमारा मतलब किससे है? माइक्रोवेव से। किससे? माइक्रोवेव। और वो भी कौन सी माइक्रोवेव? कॉस्मिक माइक्रोवेव। कौन सी? कॉस्मिक। कॉस्मिक मतलब जो यूनिवर्स में चारों तरफ बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बिखरी हुई है। कॉस्मिक मतलब पूरे ब्रह्मांड में वो फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती है। कब बनी थी भाई? वो एक प्रकार का विकिरण है। वो क्या है? एक प्रकार का विकिरण, एक प्रकार का विकिरण है। बिग बैंग के बिग बैंग के बिग बैंग में जो फैलाव हुआ 10 की पावर -36 सेकंड के 3,80,000 साल बाद, 3,80,000 साल बाद वो विकिरण किसी न किसी वस्तु से निकला होगा, फिर किसी न किसी वस्तु से टकराया होगा। जैसे लाइट सूरज से निकलती है इसी तरीके से विकिरण निकला होगा। तो अब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तब उसका तापमान बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा तापमान 3,80,000 साल पहले। फिर धीरे धीरे जो यूनिवर्स है वो फैलता रहा, यूनिवर्स एक्सपेंड होता रहा। यूनिवर्स क्या होता रहा? एक्सपेंड। यह यूनिवर्स फैलता रहा और ये जो विकिरण है इसका तापमान भी धीरे 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 घटता हुआ बिल्कुल एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक पहुंच गया, 2725 केल्विन तक। 2.275 केल्विन मतलब इतना कम कि 0 केल्विन पर तो परमाणु गति रुक जाती है। इसे परम ताप बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। और परम ताप से थोड़ा सा ऊपर 2.275 इतना केल्विन क्या रहा इसका टेम्परेचर? बहुत ठंडा हो गया ना भाई। इतने साल हो गए, लगभग 13.7 अरब हो गए जिसमें यूनिवर्स फैल रहा है, तो इसका तापमान भी कम हो गया। पहले तापमान बहुत था और वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर यह भी पता लगा लिया कि अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी इतने तापमान पर, इतनी ऊर्जा पर, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस रीजन में पड़ेगी? कि भैया माइक्रोवेव रीजन में पड़ेगी। किसमें पड़ेगी? माइक्रोवेव। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव ये जो अब विकिरण है ये कौन सी रेंज में पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य के हिसाब से। तो वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगा लिया अपने पूरे एक्सपेरिमेंट करके कि ये माइक्रोवेव में पड़ेगा।
और ये सब के पीछे मतलब हमारे बैकग्राउंड में है, हर जगह मौजूद है ब्रह्मांड में, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, कॉस्मिक माइक्रोवेव, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन ये हमें पढ़ना था, इसलिए हमने 1 घंटा कल और 1 घंटा आज थोड़ी सी बेसिक चीजों की स्टडी की। उसमें गामा वगैरह भी पढ़ लिए जब सामने थी, ये आप दोबारा भी पढ़ोगे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और डीपली और डिटेल में। तो हमें माइक्रोवेव पढ़ना था कि माइक्रोवेव रीजन की क्या फ्रीक्वेंसी, क्या वेवलेंथ होती है, तो हमने इस पूरे को पढ़ लिया। कॉस्मिक, और ये एक मुख्य, ये 3 चीजें हैं जो बिग बैंग की घटना को सिद्ध करती हैं। एक तो आकाश गंगाओं का फैलाव, कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, आकाश गंगाओं का प्रसार। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है बच्चा, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण, और जब ये 1964 में इसकी खोज होगी तब से तो सिद्ध हो गया क्या, कि मान लो यदि पहले बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो भाई उस समय कुछ तो विकिरण कहीं ना कहीं मौजूद होगा। उस समय का इतना ज्यादा टेम्परेचर पर कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई रेडिएशन, कोई ना कोई ऊर्जा किसी रूप में तो मौजूद होगी। फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों को पता चला कि अच्छा, जो ऊर्जा है वो इतने सालों में बहुत ठंडी हो गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ भी कम हो गई है, माइक्रोवेव में आ गई है वो, और अब वो किस रूप में मौजूद है, CMBR में मौजूद है। हमने इसको यदि पकड़ लिया तो कंफर्म हो जाएगा। अक्सर जब एंटीना चला जाता था, एंटीना के सिग्नल चले जाते थे, तो वो माइक्रोवेव, क्योंकि संचार के तो काम आती ही, तो हमारे टीवी पे जो झिलमिल झिलमिल आकृति बन जाती थी वो इसी CMBR के कारण होती थी। हर जगह मौजूद होती है बैकग्राउंड में, जैसे मैं सामने हूं, मेरे बैकग्राउंड में, हर एक चीज के बैकग्राउंड में, इसलिए नाम रखा गया CMBR। इसके लिए हमने इतना सारा पढ़ने की कोशिश की है। अब बताइए कि आप यदि किसी चीज को कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, एक एक चीज को, तो क्या हो गया, ये सब बहुत आपसे एक तो कहा ना कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कराएंगे। आपको लगता है कि पढ़ना 3 महीने में भी होते हैं सब सिलेबस, 2 महीने में भी होते हैं, आपने भी कई जगह किए होंगे। इस बार पढ़ने का मौका मिल रहा है तो पढ़ लो, सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, तुमसे और कोई चीज तो नहीं ले रहे कि डेली कुछ ले रहे हो, पढ़ना ही तो, और एक एक चीज को समझा के चल रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो इतनी सारी फ्रीक्वेंसी आती है, इनको कैसे याद करेंगे, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले एक सिंपल सा तरीका बता दूंगा, इनकी फ्रीक्वेंसीज को बस आप घटते क्रम में याद करते चलना। गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और अपना रेडियो, और डेली डेली 2-2 3-3 बार, 2-2 3-3 बार लिखोगे, हमेशा के लिए आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एकदम रट जाएंगी, एकदम रट जाएंगी। चलिए फिर अब बताइए क्लास कैसे लगे, और बेफालतू की कमेंट मत किया करो, मैं फिर से बता रहा हूं, आप अपना नुकसान करोगे, किसी का नहीं। जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते कोई कमेंट पे ध्यान नहीं देता आज तक। रात भी 1-2 बच्चों से मैं बात कर रहा था तो इसी बात को फिर से कंफर्म कर रहा था, ध्यान लगाओ पढ़ने पर, उसके अलावा कुछ नहीं है। कल हम अपना 3-4 चीजें थोड़ी लंबी क्लास लेकर, अब तो हमें समझ में आ गई कि CMBR क्या है, तो इसके बारे में कल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कल ही मैं आपको कोबे करा दूंगा, डब्ल्यू मैप करा दूंगा, और बच्चा प्लांक, और फिर हम अपने यूनिवर्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पर आ जाएंगे। क्लास कैसे लगी मुझे बता दीजिए, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं इसलिए मैं कमेंट नहीं देखता। क्या कह रहे हो, कंटिन्यू होगी नहीं होगी, कंटिन्यू तो चल रही है। अब मैं कैसे करूं आपको, मतलब क्या खुजली होती है, क्लास चल तो रही है बच्चा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, जोड़ पा रहे हो। क्यों बिग बैंग हुआ ना, तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर को पकड़ कर पूछ लेना कि क्या बिग बैंग के बारे में 3 सबूत दो और समझाओ अच्छे से, हिल जाएंगे। या जहां भी कहीं पढ़ते हो बिग बैंग बिग बैंग, बिग बैंग को महाविस्फोट बताते हैं,
महाविस्फोट, जबकि विस्फोट जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी, प्रसार हुआ था। और क्या करोगे, कम से कम चीजों के बारे में जानकारी तो मिल रही है, अज्ञानी तो नहीं हो। और जिस पहले बता के चल रहा हूं, ज्ञान आपको काबिल बनाएगा, काबिल। और जो काबिल है वो सफल है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए फिर, थैंक यू।